वहां से चला गया वो ग्रीक के पास, यूनान में, और वहां से फ्रेंच जर्मन में ट्रांसलेट होकर के हमारी पांडुलिपियों को अवैज्ञानिक घोषित करके किसी ने नालंदा तक्षशिला में जला दिया। कभी कोई चीनी वेनसांग और फाइयान ने कहा हो तो समुद्र में नौका ही डूब गई हमारी, पांडुलिपियां हैं नहीं। जबकि पांडुलिपियों को अभी भी लंदन की म्यूजियम में मिलेंगे आपकी तमाम पांडुलिपियां जो भारत में नहीं है। तो ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हमने समय समय पर 11वीं शताब्दी तक सरस्वती सिंधु और वैदिक सिविलाइजेशन से लेकर के कई हजार साल हमने अपने को हमेशा अनुकूलन करते रहे, परिस्थितियों के अनुसार परिमार्जन करते रहे अपने शास्त्रों में, भाष्यों में। इसलिए हम बहुत ही मजबूत स्थिति में रहे। जब हमने अपने भाष्य, अपने परिष्करण करने बंद कर दिए और अपने अंदर आ रही विकृतियों के परिमार्जन के लिए महानायकों के स्वर को सम्मान देना बंद कर दिया, वहां से फिर हम धीरे धीरे मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से गुलाम हो गए और अंग्रेजों के सुनियोजित षड्यंत्र और वेस्टर्न फिलोसोफर्स की जो विचारधारा थी उसके ही गुलाम नहीं हुए, बल्कि उसके माध्यम से उनके उत्पादों के भी हम उपभोक्ता हो गए। शिक्षा के भी उपभोक्ता हैं उनके हम, सामान के भी उपभोक्ता उनके हम हैं, उनके दर्शन के उपभोक्ता हैं। हमारे अंदर हीन भावना होती चली गई पीढ़ी दर पीढ़ी और हम ये मानने लगे कि हम तो एक पराजित मानव प्रजाति के अंश रहे हैं। और अंग्रेजों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि हम तो वहां राज करने नहीं गए थे, हम तो उनको सिविलाइज करने गए थे, वो सभ्य बना रहे थे हमको। जबकि सारी 600 साल पहले तक वो जंगलाना जीवन जी रहे थे, वनों और जंगलों में बर्बर जिंदगी जीते थे। बारबेरिक कहते थे ग्रीक के लोग उनको। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो अंधविश्वासी लोग हैं, अवैज्ञानिक लोग हैं, इसलिए कि हमने अपने विज्ञान को तलाशना बंद कर दिया, हमने अपने विज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाना बंद कर दिया, हमने अपने संस्कृत के साहित्य को सिर्फ पुरोहितत्व तक सीमित कर दिया, हवन तक, कर्मकांड तक सीमित कर दिया, शादी ब्याह तक सीमित कर दिया। हमने ये देखना ही बंद कर दिया कि उसमें खगोल विज्ञान भी है अनेक तमाम मंत्रों में। आप अगर ऋग्वेद का एक उदाहरण दें, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। आपको किसने बताया कि किसने बताया सबसे पहले? आप किताबों में पढ़े हैं, किसने बताया? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य नहीं करता परिक्रमा, बल्कि पृथ्वी करती है। ये सबसे पहले जो हमने किताब पढ़ी, हमने वही पढ़ी। तो किसका नाम आता है? कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, 3 नाम आते हैं। कोपरनिकस ने रिसर्च किया 16वीं शताब्दी में कि नहीं नहीं, ये जो बाइबल में लिखा है कि सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, ये तो गलत है। लेकिन उसको साहस ही नहीं हुआ ये प्रकाशित करने का अपना शोध पत्र, क्योंकि चर्च से सजा मिल जाएगी। तो उसने अपने शिष्य से कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे शोध पत्र को प्रकाशित करना। तो उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्य ने प्रकाशित किया। उसकी बात को आगे बढ़ाया गैलीलियो ने जब, तो गैलीलियो को आजीवन कारावास मिल गया। जब ब्रूनो ने उसी बात को कहा तो उसको विष दे दिया गया। और वो क्रेडिट, लेकिन बाद में उन्हीं को क्रेडिट भी देते हैं वो पाश्चात्य वैज्ञानिक। लेकिन मैं जो आपको लाना चाह रहा हूं कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में अनेक मंत्रों में स्पष्ट रूप से है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। पृथ्वी अपनी एक कक्षा में घूमती है। पृथ्वी थोड़ी कुवड़ की तरह घूमती है, जो अब हम पढ़ते हैं ना कि 23 डिग्री झुक के पृथ्वी चलती है। लेकिन इस बात को हम नहीं बताते अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि ऋग्वेद तो सिर्फ पुरोहितों के पढ़ने का
और कुछ ब्राह्मणों के कंठ स्मरण का विषय है, उसमें तो खगोल विज्ञान है ही नहीं, क्यों ढूंढे खगोल विज्ञान उसमें। इसी तरह से एक छोटा दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। जैसे अगर आपने गणित पढ़ा तो ज्यामिति का फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको पढ़ते हैं आप? गणित तो अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ जो बैठे, पाइथागोरस, यही पढ़ा ना सबने, हमने भी यही पढ़ा। लेकिन अगर भारत की ज्ञान परंपरा में हमने गणित देखी होती, या जिन लोगों ने देखी उनको महिमा दिया होता, तो हम कहते हैं कि पाइथागोरस से पहले ज्यामिति को बौधायन के सोलह सूत्र में संकेत मिलते हैं पूरी तरह से। और ये बहुत सामान्य रूप से जानते हैं। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में भी आपके जो धौलावीरा में खुदाई हुई है, उसमें जो नगरीय क्षेत्र का एक बहुत खूबसूरत सा दृश्य मिलता है, उसमें यज्ञ वेदियां भी मिलती हैं और अलग अलग आकार की मिलती हैं। और मात्र गुजरात के धौलावीरा में नहीं, बल्कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में जहां सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, जिसको कि पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं कि कम से कम अब से 4-5 हजार साल पहले से चला आ रहा था, उसमें ज्यामिति वेदियां बनी हैं, मेजरमेंट का सिस्टम लिखा है। अगर आप उसको, उन्होंने इतिहासज्ञों ने जब उसको एपिग्राफिस्ट ने देखा, तो उसमें बहुत ही खूबसूरत मेजरमेंट है कि मकान बनाने का दरवाजा किस साइज का है, तो उसमें सड़क किस साइज की होगी, तो ड्रेनेज कितना वृत्त होगा, किस तरह आकार का होगा, पूरा का पूरा एक व्यवस्थित विज्ञान है। लेकिन हम मान करके बैठे हुए हैं कि नहीं, जो आप कह रहे हो पाश्चात्य लोग, वही सब कुछ अंतिम है। उन्होंने भी कहा, मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूं, लेकिन उनका जो ये अहंकार है कि दुनिया में बाकी सब जगह बिल्कुल अवैज्ञानिकता थी, कोई सोच ही नहीं था, कोई चिंतन ही नहीं था। चलो दुनिया के अन्य अंशों से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत से तो प्रेम है ना उनको। अगर हमारे भारत के बारे में भी कोई कहता है इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा को कि गणेरियों का गीत है ये, गाय और बकरी चराने वाले लोग जो नक्षत्रों की ओर देखते थे और उसकी जो अद्भुत अप्रतिम भयावहता देखकर उसमें देवत्व का आरोपण करके एक भावात्मक गीत गाते थे, और उसी गीत का संग्रह है ऋग्वेद, सामवेद। उनको क्या मालूम कि संगीत की पहली वैज्ञानिक पद्धति सारेगमपाधनी कहां से आता है? सामवेद। और उसके आधार पर पहला ग्रंथ क्या है पूरी दुनिया का? संगीत और कला का भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। हमने पढ़ा ही नहीं, अपनी पुस्तकों में उसको महिमा ही नहीं दिया। पूरी दुनिया में रसों की बात होती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही, लेकिन हम अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी के रसों को तो याद करते हैं, लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, जिसकी नकल है वो सब, उसको भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, अभी भी पढ़ते चले आ रहे हैं। कोई किताब में लिख देता है कि आक्रमण करके आए और द्रविड़ों को भगा दिया, और वो चले गए महाराष्ट्र के दक्षिण। कोई कहता है कि नहीं, आक्रमण तो नहीं किए थे, लेकिन माइग्रेट करके आए और डोमिनेट कर गए। बहुत जब कृपा करते हैं इतिहासकार, तो ये कहते हैं कि साहब नहीं, वो एग्रेशन नहीं था, इट वॉज नॉट इन्वेजन बट इट वॉज माइग्रेशन। जबकि अनेक इतिहासकार, इस पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, अनेक इतिहासकारों द्वारा प्रामाणिक रूप से आ चुका है कि आर्य संस्कृति, सारे वैदिक ग्रंथ सरस्वती नदी के किनारे ही मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा अवतरित हुआ। और वो सरस्वती कहां है नदी? इस पर भी विवाद करते हैं। वो कहते हैं कि वो तो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक नदी है, हेलमंड, वो नदी है सरस्वती, क्योंकि वहां साकोहा बोलते हैं। ये हमारे ही विद्वान भी उसमें खुराफात करते रहते हैं।
अनावश्यक डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक निकालते हैं। जबकि ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो 21 नदियों की चर्चा है उसमें जो क्रमबद्ध रूप से है, और उसमें सरस्वती को सतलज और यमुना के बीच में रखा गया है स्थान। और जियोलॉजिकल सर्वे में टेक्टोनिक डिस्टरबेंस की वजह से सरस्वती नदी का जो स्रोत था वो खिसक करके यमुना के स्रोत के साथ जुड़ गया, इसलिए वो नदी कालांतर में फट गई, रेनफेड हो गई, और वो पानी की एक धारा यमुना की ओर चली जाती है। ये शोध में आ चुका। और उसी नदी के किनारे होते हुए, कुरुक्षेत्र से होते हुए आपके घग्गर झज्जर जो नदी की बात चर्चा होती है, गुजरात और सिंध पाकिस्तान के होते हुए कच्छ तक जाती है। यही सरस्वती नदी प्रमाणित हो गई है जहां आर्य संस्कृति का विकास हुआ। यहीं से पश्चिम और पूर्व गए। ये अधिकांश वर्तमान विद्वान इसको मानने लगे, फिर भी हम अभी इसी पर अटके हुए हैं कि हम स्टेपी रीजन से आए, जहां यूक्रेन में जहां युद्ध हो रहा है, हम मान के चलते हैं वहां से आए। ये अंग्रेजों ने इसलिए किया कि ताकि आर्य द्रविड़ का झगड़ा हो जाए भारत में ही आपस में, और दूसरा वो अपने को वैधानिक घोषित कर सकें कि तुम्हारे यहां जो भी भारत में राज करने वाले लोग हैं बाहर से आए, तो मैं अगर अंग्रेज हूं, मैं भी बाहर से आ गया हूं, तो मुझे भी स्वीकार कर लो राजा। ये बोध दायर करने के लिए उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया, और वो किसी न किसी रूप में अभी हम रखते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रखना भी है तो ये लिख सकते हैं एक लाइन की एक ये भी विचार है, लेकिन उसको केंद्रीय विचार क्यों मानते हैं? गणित में हम बारामीर को, आर्यभट्ट को, भास्कराचार्य 1 और 2 को, लीलावती को, ब्रह्मगुप्त को, नारायणा पंडित को, उनके सूत्रों को बिल्कुल भूल गए। उसकी कहीं चर्चा भी नहीं होती। तो ये हमारी पुस्तकों में अगर ये बोध भारत के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो चाइना वाला तो नहीं पढ़ेगा इसको। चाइना देश जो है तो कम्युनिस्ट, सभी जानते हैं, जिसको कहते हैं कि रिलीजन इज ओपियम। कम्युनिस्ट कहते हैं कि धर्म की बात करना अफीम है, ये नशा है। लेकिन उनसे पूछिए कि तुम कम्युनिस्ट होते हुए पूरे दुनिया में कन्फ्यूशियस धर्म तो तुम्हारा जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए केंद्र क्यों खोल रहे हो तुम, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में? और हमारे देश में जो कम्युनिस्ट हैं वो कहेंगे कि नहीं नहीं, अगर आपने भारतीय संस्कृति की बात करने का मतलब ही पिछड़ापन हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया। और उनके जो पिताजी हैं, उनके वैचारिक पिता, चाइना और रसा में क्रिश्चियनिटी के लोग ही हैं जो वहां पर सिटीजन्स हैं, हर संडे को चर्च जाते हैं। और हमारे यहां कोई मंदिर चला जाए तो लोग कहते हैं ये तो पिछड़ापन है, इसका ये प्रोग्रेसिव नहीं है। ये जो भाव जागृत हुआ, संयोग से विगत कुछ वर्षों से एक शिफ्ट आया है, परिवर्तन आया है सोच में। लेकिन उस सोच को पूरी तरह से रूपांतरित करने के लिए परिपक्व दिमाग जो हमारे आपके हैं वो पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जो एक हमारी कंडीशनिंग हो जाती है ना दिमाग की, उस कंडीशनिंग के अनुसार हम जीने के आदी हो जाते हैं, हमारा स्वभाव हो जाता है। उसके अगर कोई भी रूपांतरित करने की बात सबसे अगर प्रभावी कहीं हो सकती है तो मां के गर्भ से लेकर के 16 साल के बच्चे के ही मस्तिष्क में बैठ सकती है। उसके बाद के लोगों में आंशिक रूप से हो सकता है, पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमें भारत को एक उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में गढ़ना है, जो उसके अंदर सामर्थ्य है उसके अनुरूप गढ़ना है और विश्व को एक दिशा देनी है, तो हमें अपने बच्चों को स्कूल एजुकेशन में इसके अनुरूप अपने प्रावधान करने पड़ेंगे। और हम हमारी पुस्तकों में पहली से लेकर के क्रमबद्ध रूप से उस उम्र के भाषा के हिसाब से हम ऐसी कुछ चीज नहीं लिखने वाले हैं कि चौथी पांचवी के बच्चे को इतनी कठिन चीज लिख दें कि वो पहले ही अरुचि पैदा हो जाए। लेकिन थोड़े थोड़े स्वाद
और केंद्रीय तत्व जो मूल्यबोध का है वह भारत बोध हो। कोई एक प्रश्न कर सकता है दिमाग में कि भारत मूल्यबोध क्या है। हमने उसमें एक एक्सरसाइज की बहुत सारे विद्वानों के साथ। तो वैदिक मूल्य में अभ्युदय निःश्रेयस की बात होती है, जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी विथ स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। दशकम लक्षणम की बात होती है मनुस्मृति में। पतंजलि के योग दर्शन में यम नियम की बात होती है। योग वशिष्ठ में 4 सोपानों की बात होती है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोक में दैवी संपद गुणों की चर्चा होती है। बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होती है। जैन दर्शन में पंच महाव्रत की चर्चा होती है। गुरुवाणी में निराकार पुरुष की बात होती है वेदांत के एक स्वरूप के संदर्भ में। और जितने भी अन्य शाखाएं हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, लिंगायत, चैतन्य महाप्रभु का जो भी धाराएं देखिए आप, चाहे स्वामी नारायण जी का ही देखिए, जितने भी देखिए धाराएं, उनके जो मूल्य बोध हैं उसको हमने सब एकत्रित किया हर पंथों के। और उसमें हमने देखा कि कितनी समानता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ बाह्य विधानों में अंतर है, नामों में अंतर है, लेकिन उसके जो केंद्रीय मूल्य है उसको आप चाहे ब्रह्म कहिए, चाहे अक्षर पुरुषोत्तम कहिए, चाहे उसको जिन कहिए, चाहे उसको बुद्ध कहिए, तथाता कहिए, लेकिन उसका जो संकेत है, अर्थ है, केंद्रीय रूप से उन्हीं मूल्यबोधों पर ही, आधारशिला पर ही टिका हुआ है। और इसके बाद हमने जितने भी वैश्विक मूल्य थे, यूएनओ चार्टर में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, रशियन रिवॉल्यूशन में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, उनको भी एक जगह वर्गीकृत किया। और उस वर्गीकरण के बाद जो अपने मूल्यबोधों का मिलान किया तो पता चला कि जो भारतीय मूल्यबोध है, वो जो आज बहुत अधिक चर्चा होती है कि मानववाद के लिए ये मूल्य आवश्यक हैं, उससे कहीं अधिक उदात्त मूल्य है। पाश्चात्य दर्शन तो लिबरल ह्यूमनिज्म में सिर्फ मनुष्यों के बीच लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन हमारे दर्शन में, हमारे मूल्यबोधों में, वैल्यूज में प्रकृति के समस्त घटकों के मध्य भी लोकतंत्र की बात होती है। कि जैसे पृथ्वी का संसाधन है तो सिर्फ इस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, बंदर का भी है, चूहे का भी है, चींटी का भी है, मछलियों का भी है, पक्षियों का भी है, ये सबका अधिकार है। एक बहुत ही ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी की बात उठती है, जो बियॉन्ड डेमोक्रेसी का डिस्कशन अमेरिका में चल रहा है। एक बियॉन्ड डेमोक्रेसी टर्म है जो आप लोग कभी ढूंढिएगा, एक चर्चा शुरू हो गई वहां, बियॉन्ड डेमोक्रेसी। बियॉन्ड डेमोक्रेसी का मतलब ह्यूमन सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी के बियॉन्ड, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अन्य के साथ भी लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए, उसके लोक में सम्मिलित करो। हमारे संस्कृत के लोक की परिभाषा में पूरा ब्रह्मांड आता है, सिर्फ मनुष्य नहीं आते। ये जो मूल्यबोध है यही विश्व को बचा सकता है, लेकिन उससे पहले भारत को भारत के साथ खड़ा होना होगा। आत्मबोध, समाजबोध, भारतबोध, वैश्विक बोध हमें भारतीय मूल्यों के अनुरूप करना होगा। तो ये एक बेसिक हमने एक फ्रेमवर्क आपको बताया जिस पर अभी यात्रा हमारी चल रही है। ऐसा नहीं कि हमने कोई अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हूं मैं, ये ऐसा कोई अहंकार नहीं है हमको। उसके हम बहुत ही विनम्र पथिक हैं और उसमें हमने बहुत सारे विद्वानों को जोड़ा है। भारत के कम से कम हमारे बोर्ड से 2500 विद्वान जुड़े हैं जो विभिन्न विषयों के बहुत ही विशेषज्ञ हैं। जिनके साथ भारत बोध है उनको भी हमने जोड़ा, जिनके पास विपरीत तर्क है उनको भी जोड़ा। इसलिए जोड़ा कि किसी भी सत्य के अन्वेषण तक पहुंचने के लिए हमारा न्याय दर्शन भी कहता है कि अपोनेंट की बात भी सुनो, वो क्या कह रहा है। अगर कोई किसी आपके किसी एक दृष्टिकोण का कोई आलोचक है तो उसको भी संयम से सुनो और उसकी चीजों को चिन्हित करके, वर्गीकृत करके, उसको मूल्यांकित करके यथा अनुरूप प्रासंगिक
और प्रामाणिक होने के लिए कोई परिवर्तन, परिमार्जन, परिष्करण है तो उसको करो। एक जड़त्व का अहंकार मत रखो कि नहीं जो मैंने कह दिया वही फाइनल है, और ऐसा भारत में कभी नहीं रहा। आपने एक शास्त्रार्थ सुना होगा आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का। मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होता है सत्य के प्रश्न पर, और उसमें न्यायाधीश कौन है? मंडन मिश्र की पत्नी ओभया भारती। वो मातृशक्ति कितनी हमारी विद्वान विदुषी हुआ करती थी और कितनी न्यायप्रिय और निष्पक्ष होती थी कि अपने पति में और आदि शंकराचार्य के, और आदि शंकराचार्य ने स्वीकार कर लिया उनको जज के रूप में, और जब दोनों में शास्त्रार्थ होता है तो वह विदुषी मातृशक्ति अपने पति को पराजित घोषित करती है। मतलब ये स्वायत्तता भी थी। ऐसा नहीं है जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि घर के निर्णय में भी लोग अपनी पत्नी से सलाह नहीं लेते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। जबकि वहां उनकी पत्नी ने जब निर्णय दे दिया तो मंडन मिश्र ने आदि शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। अपनी पत्नी से कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया उन्होंने कि तुमने ठीक निर्णय दिया है। मेरे तर्कों के आगे आदि शंकराचार्य के तर्क अधिक प्रामाणिक थे, सत्य के समीप थे, सादृश्य थे, इसलिए आपने सही निर्णय लिया। तो ये हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थों की कुंभ का नाम तो सुना ही आपने सभी लोग। प्रयागराज कुंभ में गए होंगे बहुत सारे लोग, हरिद्वार गए होंगे, नासिक गए होंगे। ये कुंभ क्यों मनाए जाते थे? सिर्फ स्नान करने के लिए नहीं, वो तो एक अपनी पारिस्थितिकी के साथ जोड़ने का था, लेकिन एक विमर्श की प्रक्रिया होती थी कि जितने भी विचारधारा के लोग उस समय होते थे सब उस दौरान वहां रहते थे, शास्त्रार्थ होता था और ज्ञान को सत्य तक अन्वेषित करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती थी। हमने उन सब चीजों का स्वरूप ही बदल दिया। वो जो मूल स्वरूप था जिससे उद्भव हुआ था इन परंपराओं की, उन परंपराओं के मूल कारणों की ओर झांकना बंद कर दिया हमने, और बाहरी लोगों ने जो हमको बताया कि तुम्हारा ये है उसी को स्वीकार कर लिया, और अपने ग्रंथों के अंदर से जा करके उसके भाष्य करके उनके मूल भाव को समझने की कोशिश नहीं की। भारतीय शिक्षा बोर्ड उसी दिशा में भारत के विद्वानों को लेकर और भारत प्रेमी विश्व के दूसरे भी विद्वानों को लेकर जो सत्य के पक्षधर हैं, अपनी पुस्तकों को, अपनी प्रक्रिया को उसके अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहा है। उसमें जब आपका आशीर्वाद मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा, एक इच्छा शक्ति होगी, तो जाहिर है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा।